स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है। जो क्लास है आपके लिए है आईटीआई फर्स्ट ईयर 2 वर्ष की हो, आईटीआई 1 वर्ष की हो, 6 मंथ की हो, अगर आपका सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। क्लास नंबर 13 और आपको पता होगा क्लासेस काफी लेंथी हैं और आज की भी क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और उसके पहले इधर 2-3 दिनों से मैं लगातार जो पहले क्लासेस में बता नहीं रहा हूँ, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। एक तो ये मॉड्यूल 8 जो पहले मैंने मिस कर दिया था, एक्चुअली अलग अलग पोर्शन मैंने प्रिपेयर करने को सर लोगों को दिया था, तो मेरे पास पीडीएफ पेन ड्राइव में आती थी, तो ये वाला जो लेसन था ना स्किप हो गया था। तो इसके पहले मैंने आपको जो ये शेड्यूल वाइज कराया जाए तो मैंने आपको ये चैप्टर्स करा दिए थे, ठीक है। जो भी यहाँ पर सब नाम लिखा हुआ है पढ़ूंगा समय लगेगा। तो ये मिस हो गया था, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी मिस हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, डाइवर्सिटी के बाद एंटरप्रेन्योर करा दिया, आपको करियर डेवलपमेंट करा दिया, इस प्रकार से है ना। तो आगे चले गए थे हम लोगों ने, इसको स्किप कर दिया था, ये भी हो गया। तो आज हम लोग इस वाले लेसन को करेंगे जो स्किप हो गया था, मॉड्यूल 8 फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, इसको हम लोग आज करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका बचता है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप, इसमें लगभग 70 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसके पहले एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत सी समस्या होती है लगातार बच्चों का पीडीएफ डाउनलोड करना, तो पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ही इजी है, बशर्ते आप ध्यान से वीडियोस को देखो। सभी जब भी मैं ये चीज बता रहा हूँ आप वीडियो को आगे पीछे भगा दोगे, देख नहीं पाते हो। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कर लो, वो तो आप कर लोगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल पर भी globaliti.org अगर आप टाइप करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें आईटीआई कोर्स का ऑप्शन क्लियरली है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कई सारे आएंगे, फिटर इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसी प्रकार से एम्प्लॉयबिलिटी भी आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी पर क्लिक करिए, वहां पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का अलग अलग आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कोर्स में इस तरह से। तो आपको फर्स्ट ईयर में जाना है, फर्स्ट ईयर पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर ओपन किया हुआ है मैंने फर्स्ट ईयर का। यहाँ पर देखिए आपको क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल न्यू क्वेश्चन बैंक हिंदी प्लस इंग्लिश 2023 क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से है। जो अपडेट नहीं है, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। क्लासेस के पैरेलल जो है अपडेट होते रहते हैं, तो ये हो जाता है। सेकंड ईयर के भी बच्चों की कंफ्यूजन रहता है, तो सेम प्रोसेस है, सेकंड ईयर का भी मैंने दे दिया है, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें, बहुत से बच्चे होंगे पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, जब आप पहली बार देखोगे तो उतना आपको कोरिलेट नहीं कर पाओगे, तो पहले के भी क्वेश्चन देखना जरूरी है कि एक तरफ से आप देखो, क्योंकि मैंने कंप्लीट करा दिया लगभग आपको, है ना। अब तो हम लोग फिनिशिंग लाइन की तरफ एकदम बॉर्डर पर। और यहाँ पर देखा जाए सिंपल है, यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए, इसके ऊपर क्लिक करिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है वीडियोज, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, एक ब्लॉग चैनल भी आ जाता है नीचे। हालांकि आजकल वीडियोज हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, कभी फुर्सत मिली तो। यहाँ पर प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर वहां पर है, फिटर सेकंड ईयर इधर है, ड्राइंग है अलग अलग, वर्कशॉप कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो यही आपको तो देखना है, प्रैक्टिकल्स की है, या यहाँ पर देखिए मॉडल सेट कराया जाना, सब प्लेलिस्ट में है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो एम्प्लॉयबिलिटी भी मिलेगी आपको। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लासेस है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, तो सभी देखिए, बेफिक्र होकर पढ़िए, बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है, बस आप करना नहीं चाहोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। टेलीग्राम में भी बहुत सी चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ, ये वेबसाइट जो है इसको नोट कर लीजिए, globaliti.org, जो मैंने आपको बता दिया। आज का जो चैप्टर है टोटली बेसिक, जो फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस मतलब पैसे का लेन देन, तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, उसके बारे में ये भी बहुत आसान सा चैप्टर है। बस क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लोगे, अगर सही से पढ़ लोगे और समझ लोगे तो आंसर आप खुद दे लोगे, ठीक है। हर वीडियो में कहता हूं, इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अब बात होती है कि इसमें है क्या, इसमें है पैसे का लेन देन, ऑनलाइन कर सकते हैं कि ऑफलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग क्या होता है, क्यूआर कोड क्या होता है, फोन पे वैलेट, डिजिटल वैलेट, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये क्या होते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर सवाल है। हम खर्च करते हैं, बचत कैसे करते हैं, मतलब बचत क्या है, खर्च क्या है, उसके अलावा इंश्योरेंस क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, ये सब चीजें, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल है, बहुत आसान से। चलिए शुरू करते हैं, पहला ही आसान है तो पहले से ही शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट है मॉड्यूल नेम फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, लिख दिया यहाँ पर। फर्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी इज अंडरस्टैंडिंग द वे मनी इज, उसके बाद ब्लैंक है, यही आपको बताना है। देखिए लिटरेसी मतलब क्या होता है, साक्षरता, क्या होता है, साक्षरता।
अगर कहीं आईटी लिटरेसी कहता है तो इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड और कंप्यूटर का ज्ञान होना। इंग्लिश लिटरेसी मतलब होता है इंग्लिश का ज्ञान होना, ठीक है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा मैं सिस्टम देख लेता हूं एक बार, ठीक है। इसी प्रकार से जब भी आप फाइनेंस की बात करो, पैसे की बात करो, पैसे की लेन देन बचत की बात करो और इसकी जानकारी आपके अंदर आ जाए तो आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाओगे, ठीक है। लीगल मतलब होता है कानून, नियम कानून भी हैं कुछ हमारे, उससे रिलेटेड लीगल लिटरेसी, ठीक है। चलिए, तो वित्तीय साक्षरता लिखा हुआ भी का मतलब यह होता है, क्या होता है कि पैसे को कैसे बचाया जाए, पैसे को कैसे खर्च किया जाए, पैसे को कैसे निवेश किया जाए। निवेश मतलब होता है कि आप कहीं हर महीने कहीं पैसा जमा करते जा रहे हैं, वो एक तरह से आप निवेश कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, आंसर डी सही हो जाएगा। वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यह होता है कि आप पैसा कैसे बचा सकते हैं, पैसा कैसे खर्च करना है, पैसा को कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर हम इन तीनों बातों को करें तो ये सब कुछ आता है फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत, इसलिए हमने आंसर डी को किया और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्टली थिंग्स दैट आर नॉट इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है, उनको क्या कहते हैं। आर ब्लैंक है, ये आपको बताना। वो महंगी चीजें जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं। जनरली एक वो चीज होती है रोटी कपड़ा मकान, मूवी में आपने डायलॉग भी सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान हर इंसान की जरूरत है। उसके बाद की जरूरतें लग्जरी हैं, ठीक है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। जैसे नॉर्मल हवा पानी मिलना अलग है, जैसे नॉर्मल फैन से भी आप रह सकते हैं, फैन से नीचे आओ तो हाथ से पंखा चला के भी पहले लोग रहते थे, तो नॉर्मल फैन से बहुत से लोग होते हैं कूलर चाहिए होता है, कूलर से भी काम नहीं चलता, एसी चाहिए होता है। तो ये क्या है, ये लग्जरी है, लग्जरी आइटम्स है। तो वही यहां पर बात हो रहा है कि वो महंगी चीजें जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनके बिना भी जीवन चल सकता है, उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग लग्जरी कहते हैं, लग्जरी आइटम्स कहे जाते हैं। जैसे एक होता है कि आपको बाइक की जरूरत है, आपने स्प्लेंडर खरीद लिया, ठीक है, और एक होता है कि आप स्पोर्ट्स बाइक खरीद रहे हो 5 लाख की, 10 लाख की, 6 लाख की, 4 लाख की, और एक होता है कि जरूरत के लिए आपने 70-80 हजार 1 लाख की बाइक खरीद ली, इससे सस्ती तो अब बची नहीं मार्केट में, है ना। तो वही होता है, एक होता है जरूरत और एक होता है लग्जरी। तो ये लग्जरी कहलाएगा। वो सभी सामान जो हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है उनको क्या कहते हैं, उनको लग्जरी आइटम्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल। वो चीजें जो हमारे जीवन में हमें जीवित रहने के लिए या जीवन को जीने के लिए जरूरी होती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नीड्स। नीड्स क्या कहते हैं उनको, नीड्स, जरूरत। भाई इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। अब खाना तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, ठीक है। एक होता है कपड़ा और एक होता है ब्रांडेड कपड़ा, ठीक है। तो ब्रांडेड कपड़ा जीवन जीने के लिए नहीं है, वो तो लग्जरी है, शौक है हमारा। पैसा है तो आप महंगा महंगा खरीद सकते हैं, लेकिन एक होता है कि तन ढकने के लिए कपड़ा तो चाहिए, तो वही चीज है, वो जरूरत कहलाती है। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर बी सही हो जाएगा कि जरूरत की चीजें जो हमें जीवन के लिए जीवन को जीने के लिए चाहिए उसको नीड्स कहते हैं। लो जी, नेक्स्ट है सुनीता ऑन 10,000 एवरी मंथ सी कीप 2,000 असाइड, सी विल यूज दिस मनी इन केस। कह रहे हैं कि सुनीता जो है 10,000 रुपए महीना सैलरी पाती है या फिर कमाती है, सेल्फ जो भी कर रही हो बिजनेस, और उसमें से 2,000 रुपए हर महीने एक साइड में अपना रख देती है। साइड में रख देना मतलब उसको एक बचत के रूप में रखते जा रही है। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि उस मनी को, सी विल यूज दिस मनी इन केस, उस मनी को कब इस्तेमाल कर सकती हैं, वो इस्तेमाल कर सकती हैं इमरजेंसी में। कभी जरूरत पड़ गई, कुछ अचानक से इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे में वो जो बचाया हुआ 2,000 रुपए हर महीने बचा रही हैं, वो पैसा इनके काम आ जाएगा, ठीक है। आंसर ए है ना जी। नेक्स्ट, गोपी स्पेंड हिज सैलरी ऑन मूवीज। गोपी है, पैसा कमाते हैं, मूवी पर पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरा ग्लोसरीज, ग्लोसरीज मतलब जो घरेलू आइटम होते हैं, दाल चावल चीनी नमक वगैरह पर उस पर खर्च कर रहे हैं। तीसरा घर का किराया दे रहे हैं, और चौथा कपड़े खरीद रहे हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं। तो when can he reduce his expenses to save some money,
इतना इनके पास पैसा जो सैलरी आता है उसमें इन 4 चीजों पे खर्च हो जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं भी अपने भविष्य के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ बचत कर सकूं, तो उसमें से ऐसा क्या है जिसमें उनको कटौती करना चाहिए। तो अगर वो खाने का सामान तो उनको चाहिए ही और घर का किराया भी देना पड़ेगा और कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, लेकिन अगर मूवी देखना बंद कर दें या कम कर दें तो बचत करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर सी सही हो जाएगा। इनको क्या करना, रोकना पड़ेगा अपने को, अपने आप को मूवी देखने से उनको रोकना पड़ेगा, यही सही तरीका होगा। क्या करके यहां पर लिखा हुआ ना, खर्च को कम करके कुछ पैसे कहां से बचा सकते हैं, तो मूवी न देखकर पैसे को बचा सकते हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी कैन बी डन थ्रू, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब पैसे का लेन देन, पैसे का लेन देन। तो कह रहे हैं सभी पैसे के लेन देन, वित्तीय गतिविधि मतलब वही पैसे का लेन देन के माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से किया जा सकता है? कॉलेज में नहीं होता है, स्कूल में नहीं होता है, कार्य प्लेस नहीं, बैंक उसके लिए बनाई गई है। बैंक मतलब यहाँ पे किनारा नहीं होगा, यहाँ पे बैंक होगा। ठीक है, बैंक किसके लिए बनाया गया है? बैंक बनाया गया है पैसे के लेन देन करने के लिए। ठीक है, पैसे का बैंक ही बनाया गया, बैंक इसी के लिए बनाया गया है, पैसे जमा करना, निकालना, है ना, ये सब चीजों के लिए, लोन लेना। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट टू कीप मनी सेफ इज, कह रहे वो संस्थान, इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, वो संस्थान जो भारत सरकार, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा, हमने सरकार बोल देते हैं, चलिए, भारत सरकार द्वारा जिनको लाइसेंस मिला हुआ है कि वो आपके पैसे को सुरक्षित रखते हैं, तो वो कौन है या रख सकते हैं? वो कौन रखते हैं? पंचायत और सभा नहीं, कौन रखते हैं? बैंक। बैंक ही वो इंस्टीट्यूशन यानी वो संस्थाएं हैं जिनको सरकार द्वारा पैसा रखने के लिए यानी पैसा जमा करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a person deposit a fixed sum of money every month it is account। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपना एक अमाउंट निर्धारित कर देता है, मान लेते 1000 रुपए पर मंथ कहीं जमा कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? तो बैंकिंग भाषा में सेविंग अकाउंट तो हमारा नॉर्मल अकाउंट जिसमें पैसे पड़े रहते हैं, ये बिजनेस के लिए जिसमें ढेर सारा लेन देन करना पड़े। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, 1 लाख रुपए हमने एक बार एफडी कर दिया 5 साल के लिए, तो वो फिक्स डिपॉजिट है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इसमें हर महीने पैसा जमा होता है, हर महीने पैसा आपको जमा करना होता है, आप पैसा जमा करते हैं और ये फिक्स रहता है अमाउंट। जैसे मान के चलते हैं कि 1000 रुपए पर मंथ आपने आरडी ओपन करवा दिया, आपने एक आरडी ओपन करवा दिया 1000 पर मंथ का, तो हर महीने आपका 1000 रुपए उसमें जमा होता जाएगा आपके मेन अकाउंट में से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। वही क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि अगर हर महीने एक फिक्स डिपॉजिट, एक व्यक्ति है हर महीने एक फिक्स डिपॉजिट जमा कर रहा है, तो कौन सा, किस अकाउंट में जमा कर रहा है, तो उसको हम आरडी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आजकल एसआईपी भी है, एसआईपी भी वही है, सिस्टमेटिक मंथली इन्वेस्टमेंट जो है आपका, वो स्टॉक मार्केट में जो होती है, एक तरह से स्टॉक खरीदे जाते हैं, हर महीने स्टॉक में जमा होता है, तो एसआईपी भी इसी का मिलता जुलता है। बशर्ते क्या है कि ये जो किया जाता है ये टोटली बैंक पर डिपेंड, बैंक में किया जाता है, और एसआईपी जो होते हैं वो स्टॉक्स में भी किए जाते हैं, स्टॉक से रिलेटेड होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ए सही होगा इन दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है, आर्या है ज्वाइंड अ न्यू कंपनी, आर्या ने एक नई कंपनी ज्वाइन किया है। दे वांट हिम टू ओपन अ, कंपनी चाहती है कि आर्या एक बैंक अकाउंट ओपन करे। कौन सा वाला बैंक अकाउंट ओपन करे? दैट दे कैन क्रेडिट हिज सैलरी, जिसमें कंपनी जो है आर्या को पैसे भेज सके। तो जब भी आप किसी कंपनी में नया नया ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाता है और उसी बैंक अकाउंट में आपको कंपनी जो है सैलरी देती है, और उस बैंक अकाउंट को क्या कहा जाता है? तो उसको सैलरी अकाउंट कहा जाता है। कौन सा अकाउंट कहा जाता है? जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो कुछ बेसिक टाइप हैं, जैसे सेविंग अकाउंट है जो बहुत ही कॉमन है, जिसको सब लोग खुलवाते हैं। करंट अकाउंट है, वो लोग इसको ओपन करवाते हैं जिनको बिजनेस करना होता है। इसी तरह से आपका सैलरी अकाउंट है, जिसको कंपनी वगैरह जो भी नौकरी करते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनकी सैलरी आती है हर महीने, तो उसको सैलरी अकाउंट कहते हैं। इसमें भी 0 अमाउंट पे खुलता है, इसमें कोई पैसा मतलब वो नहीं रहता है निर्धारित कितना आपको रखना ही रखना है उसके अंदर। ठीक है, तो ये है आपका सैलरी अकाउंट हो जाएगा, जो कंपनी इनका सैलरी वगैरह भेजेगी, किसमें भेजेगी? सैलरी अकाउंट में भेजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
Avinash needs to know about his last month transaction. How can he get these details? देखो इनको क्या है, अपने पिछले महीने का देखना है ट्रांजैक्शन, कि मेरे बैंक में कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है, वो देखना है इनको पिछले महीने का। तो कौन सा तरीका है जिससे वो देख सकते हैं? एटीएम कार्ड में ये नहीं दिखाएगा। एटीएम कार्ड अगर आप लगाते भी हैं मशीन में जाकर तो पीछे का 7 8 10 ट्रांजेक्शन नहीं दिखाता, उसमें मंथली नहीं होता है, मिनी स्टेटमेंट निकलता है, 8 10 ट्रांजेक्शन आपका निकाल सकता है, लेकिन पूरे महीने भर का देखना है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कार्ड और चेकबुक भी नहीं, आपको पासबुक अपनी प्रिंट करानी पड़ेगी। अगर नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, अगर नेट बैंकिंग होता तो हम लोग नेट बैंकिंग करते, नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पे पासबुक सही है कि हम बैंक से पासबुक अगर अपडेट करवा लें तो उसमें पिछले 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 अगले सब जो है हम देख सकते हैं ट्रांजेक्शन कि पैसा कितना आया गया। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑनलाइन बैंकिंग को और क्या कहा जाता है? तो ऑनलाइन बैंकिंग को हम आप नेट बैंकिंग भी कहते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को नेट बैंकिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है उस बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं और उस बैंक द्वारा हमें एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। जैसे हमारा फेसबुक का आईडी पासवर्ड होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें एक आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जिससे हम उस बैंक के वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने अकाउंट का सारा काम कर सकते हैं। पैसा भेज सकते हैं, पैसा एफडी भी कर सकते हैं, वहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हर महीने का स्टेटमेंट या 2 4 साल पीछे का भी स्टेटमेंट सब निकाल सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो वो नेट बैंकिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी होगा, नेट बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग को नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन बी हैपेंस इन। कह रहे हैं कि जो पैसे का लेन देन है वो हो सकता है, किस रूप में हो सकता है? अगर आप लोन ले रहे हैं तो भी पैसे का लेन देन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी कि फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी पैसे का लेन देन हो ही रहा है, कैश कूपन नगद भुगतान कर रहे हैं तो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। पैसे का लेन देन तीनों तरीके से होता है। नेक्स्ट है दिशा वांट्स टू पे मनी टू हर लोन अकाउंट, हाउ कैन सी डू इट विदाउट गोइंग टू बैंक। देखो दिशा ने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। लोन ले रखा है तो उसको क्या जमा करना पड़ता है? मंथली ईएमआई जमा करनी पड़ती है। तो दिशा चाहती हैं कि जो लोन ले रखी है उसका जो ईएमआई है वो जमा भी कर दें, लेकिन बैंक भी जाना ना पड़े। तो कैसे कर सकती हैं? उसके लिए अकाउंट क्लोज करने या फॉर्म भरने एटीएम से करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकती हैं? ऑनलाइन जो है अपना लोन का ईएमआई भेज सकती हैं या भर सकती हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द Indu booked her railway ticket from the website and paid the using online banking. What type of transaction it is? कह रहे हैं कि इंदु ने क्या किया? टिकट बुक किया। टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर गई और वहां पर उन्होंने नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जो भी पैसा होता है। तो जो इन्होंने पैसा दिया तो यानी लेन देन किया। तो ये किस प्रकार का लेन देन इन्होंने किया है? क्या ये कोई कैश पेमेंट था? नहीं। क्या ये अमाउंट क्रेडिट था? नहीं। ये क्या था? डिजिटल ट्रांजैक्शन था। डिजिटल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? हर पैसे का वो लेन देन जो इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। सबसे सिंपल समझना है, हर वो पैसे का लेन देन जो मोबाइल फोन इंटरनेट के इस्तेमाल करते हुए हम लोग या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं, पैसे के लेन देन, वो सब डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा कि अगर टिकट बुक करते समय ऑनलाइन पेमेंट किया गया है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। रवि went out shopping but he forget to carry his wallet. रवि गए शॉपिंग करने, वॉलेट भूल गए घर पर। हाउ कैन ही पे हिज बिल्स। अब उन्होंने खा पी लिया, मॉल में गए, शॉपिंग किए, खाना पीना, रेस्टोरेंट में गए होंगे, खा पी भी लिए होंगे। अब पैसा कैसे देंगे क्योंकि वॉलेट तो घर पर छूट गया है ना। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? लोन लेने जाएंगे? नहीं। बैंक के पास नहीं। वो क्या करेंगे? उनके पास डिजिटल वॉलेट यानी आप उनके पास मोबाइल जरूर होगा और मोबाइल में उनके पास फोन पे होगा या गूगल पे होगा, यूपीआई कोई और ऐप हो सकता है या पेटीएम हो सकता है जिसके माध्यम से वो पेमेंट करेंगे। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि वॉलेट भूल गए तो डिजिटल वॉलेट अपनाइए। डिजिटल वॉलेट किसको कहते हैं? वही आपके जो यूपीआई एप्स हैं या पेटीएम वगैरह हैं जिसमें वॉलेट की भी सुविधा रहती है ना, कि एक अमाउंट उसमें डालकर आप छोटा छोटा खर्च करना चाहो तो कर सकते हो। तो आंसर आपके यहाँ पर ए सही हो जाता है। नेट बैंकिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू
कह रहे हैं कंप्यूटर पर नेट बैंकिंग एक कंप्यूटर पर किसके माध्यम से की जा सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। किसके माध्यम से कर सकते हैं? फोन के दोस्त से, कैशियर से नहीं, वेबसाइट। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि नेट बैंकिंग के लिए सभी बैंक का अपना एक वेबसाइट होता है जिस पर हमें लॉगिन करना होता है, अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं और उसके माध्यम से हम लोग सारा पेमेंट ट्रांजेक्शन वो सब करते रहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि नेट बैंकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर? हमें बैंक की वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा और वहीं से होगा सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन स्मार्टफोन वी कैन डू मोबाइल बैंकिंग थ्रू। अगर हम स्मार्टफोन में मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग लैपटॉप पर करते हैं ना कोई भी काम, जैसे लैपटॉप पर अगर आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जनरली हम लोग वेब ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और वहां पर वो करते हैं, कोई भी वर्क है उसको करते हैं। लेकिन जब भी हम मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में हर चीज के लिए अपना एक क्या बना हुआ है? ऐप बना हुआ है। तो जो नेट बैंकिंग के लिए हम वेबसाइट पर जा रहे थे अभी तक लैपटॉप और कंप्यूटर में, उसी नेट बैंकिंग का ऐप भी आता है। हर बैंक का अपना अपना ऐप होता है, तो उस ऐप के द्वारा करेंगे। यही पूछ रहा है कि अगर हम स्मार्टफोन पर करना चाहते हैं नेट बैंकिंग का इस्तेमाल तो क्या करेंगे? तो मोबाइल या स्मार्टफोन पर, तो ऐसे केस में हम लोग क्या मोबाइल ऐप इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? मोबाइल ऐप इस्तेमाल करेंगे। और अगर लैपटॉप वगैरह पर करते, कंप्यूटर में करते, तो वहां पर बैंक की वेबसाइट से करते। ठीक है जी, चलिए। वी कैन यूज नेट बैंकिंग फॉर, हम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? अपना स्टेटमेंट चेक करने के लिए, जो ऑलरेडी हो रहा था, कितना पैसा कहां से आया, कितना गया, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। ट्रांसफर फंड, किसी को पैसा भेजने के लिए भी कर सकते हैं। कोई बिल पेमेंट करना है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर जब सब कुछ कर सकते हैं तो हम लोग आंसर डी करके निकल लेते हैं, है ना, कि ऊपर के सभी। चलिए, हालांकि हाँ सही है। एक क्वेश्चन था कोई, उसमें आंसर ऑप्शन ही गलत दिया था, उसको मैंने सही किया है। अब आगे आएगा तो देखते हैं। जन्नू लॉग्ड इनटू हर बैंक, जानू है क्या है, जन्नू जो भी है, जन्नू ही लिखा हुआ है, चलो हम लोग जानू बोलते हैं। जानू ने क्या किया? अपना बैंक है नेट बैंकिंग को उन्होंने लॉगिन किया है अपने दोस्त के लैपटॉप पर। ठीक है, अब उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? अगर जो बैंक की वेबसाइट वगैरह है जिसको दूसरे के मोबाइल पर या लैपटॉप ने आपने लॉगिन किया है, तो उसको छोड़ना नहीं है। काम हो गया तो लॉग आउट कर दीजिए, नहीं तो आपका जो दोस्त है वो या तो उसका कोई दोस्त आपके पासवर्ड वगैरह वहां पर लॉगिन रहेगा, तो भविष्य में भी लॉगिन करके क्या कर सकता है? कोई ट्रांजेक्शन कर सकता है। हालांकि आजकल तो बैंक वगैरह एक समय के बाद अपने आप लॉग आउट कर देते हैं, फिर भी अगर हम बैंक पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना काम होने के बाद सुरक्षित तरीका है कि हम जो नेट बैंकिंग लॉगिन किए थे उसको क्या कर दें? लॉग आउट कर दें। ठीक है, तो यहां पर 19 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगति डाउनलोड द बैंक ऐप ऑन हर मोबाइल, शी शुड नॉट शेयर विथ एनीवन। देखिए, प्रगति ने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया, अब उसको बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया, उसको इस्तेमाल भी कर रही हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो उनको नहीं करना चाहिए? दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो उनको दूसरों के साथ अपना पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है, ना ही एमपिन। एमपिन भी क्या होता है? 4 डिजिट का पिन होता है जो नेट बैंकिंग वगैरह ऐप अगर मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें, या फिर फोन पे यूपीआई पर भी रहता है 4 डिजिट का, उसको सेट करना होता है, उसी को एमपिन बोल रहे हैं। एक तरह का आपका पासवर्ड ही होता है। अभी ओटीपी जो आपके कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ऐप वगैरह, तो आपके मोबाइल पर बैंक से ओटीपी आता है। तो ये सब कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तीनों चीजों किसी को, जो तीनों चीजें है ना, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हम लोग डी लेकर चलेंगे। ठीक है, कि मोबाइल अगर ऐप मोबाइल में अगर ट्रांजेक्शन वगैरह का ऐप या कोई यूपीआई वगैरह इस्तेमाल कर रही है तो किसी के साथ ये सब शेयर करने की जरूरत नहीं है। हमें आपको भी इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेस। जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप है मोबाइल ऐप पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ऐप डिपॉजिट नहीं, उनको डिजिटल वैलेट कहा जाता है। डिजिटल वैलेट जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यही यहां पर बात हो रही है कि मोबाइल डिवाइस पर यूज किए जाने वाला ऑनलाइन ऐप जो है उनको और क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहते हैं? डिजिटल वैलेट भी कहा जाता है। चलिए, इसके पहले क्वेश्चन आया था ना कि वो भाई साहब अपना वैलेट भूल गए थे, मॉल गए थे खरीदारी करने, तो कहां से पेमेंट किए? डिजिटल वैलेट से। तो यही है यहाँ पर।
विच एमंग दीज नॉट डिजिटल वैलेट, इसमें से कौन सा एक है जो डिजिटल वैलेट नहीं है? देखिए हम बहुत देर से बता रहे थे, गूगल पे डिजिटल वैलेट है, पेटीएम भी डिजिटल वैलेट है, भीम यूपीआई भी डिजिटल वैलेट है, लेकिन ये इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई डिजिटल वैलेट नहीं है। यह एक ब्राउजर होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी वेबसाइट जो है ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई वैलेट नहीं है, इसका कोई पेमेंट से लेना देना नहीं है। ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा। यहां पर ये पूछ भी रहा है कि इसमें से कौन सा डिजिटल वैलेट नहीं है, तो ये एक ब्राउजर है, कोई डिजिटल वैलेट नहीं है। ठीक है, चलिए। अ स्क्वायर ब्लैक एंड व्हाइट कोड, कह रहे हैं एक ऐसा, इस तरह से इस पे काला पीला इस तरह से डिजाइन बना रहता है, कुछ कटा पिटा सा और चौकोर सा रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्यूआर कोड। आपने देखा होगा जो पेमेंट करने के लिए आप मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करते हैं ना, क्या होता है वो? क्यूआर कोड होता है। वही पूछ रहा है, एक सफेद रंग का कोड जिसको हम कैमरे से स्कैन करते हैं और उसको पेमेंट वगैरह करते हैं। आपके मार्कशीट पर भी होता है, आपके एडमिट कार्ड पर भी होता है, ITI के, और दुकानदार के पास भी होता है ना, तो उसको क्यूआर कोड बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑन अ बैंक हॉलीडे, बैंक की छुट्टी, बैंक की क्या है? छुट्टी है। विच ऑफ दीज मेथड कांट बी यूज्ड बाय साहब फॉर मनी ट्रांसफर, कह रहे हैं पैसा, साहब भाई साहब है, साहब भाई साहब को करना है पैसा ट्रांसफर और बैंक है बंद। अब इसमें से कौन सी विधि है जो वो क्या कर सकते हैं? लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जिसके द्वारा नहीं कर सकते, कैन नॉट। ध्यान रखिएगा, मेरी तरह गलत मत पढ़िए जल्दीबाजी में, कई बार गलती पढ़ देता हूं। तो बैंक में छुट्टी है, तो इसमें से एक ऐसा तरीका क्या है जिसके द्वारा पैसे का लेन देन या पैसे का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता? देखिए, बैंक बंद होगा तब भी भीम पे काम करेगा, बैंक बंद होगा गूगल पे काम करेगा। ठीक है, मनी ट्रांसफर आप कर सकते हैं किसी ऐप के द्वारा, लेकिन बैंक डिपॉजिट आप नहीं कर सकते। बैंक डिपॉजिट यानी बैंक में जाकर आप पैसा नहीं जमा कर सकते अगर बैंक बंद है तो। ठीक है, सिंपल सा है। बैंक डिपॉजिट, अकाउंट डिपॉजिट नहीं लिखा है, बैंक डिपॉजिट लिखा है। अकाउंट डिपॉजिट तो किसी के अकाउंट में जमा करना, लेकिन अकाउंट में जमा करना आप क्या करते हैं? ऑनलाइन कर लेते। लेकिन बैंक डिपॉजिट मतलब बैंक जाकर पैसा जमा करना संभव नहीं है। कब संभव नहीं है? जब बैंक में हो छुट्टी, सिंपल सा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यही करेंगे, क्या? सी, 24 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सैम ओपनड अ न्यू शॉप, इन्होंने भैया सैम भाई ने एक न्यू दुकान खोली। विच ऑफ दीज मेथड कैन ही यूज टू रिसीव पेमेंट इन हिज अकाउंट, अब देखो उनको पैसा लेना अपने ग्राहकों से अपने अकाउंट में, तो कौन से तरीके से ले? देखिए, दुकान पे सामान बेचेंगे तो मनी ऑर्डर नहीं चलेगा, बहुत पुरानी चीज हो गई। लोन कहां से? ग्राहक से पैसा लेना है तो उसको लोन नहीं कहते हैं। बैंक, अब ऐसा तो है नहीं ग्राहक को देंगे 10 रुपए का बिस्किट और कहेंगे जाओ बैंक में जमा करके आओ, नहीं। क्या करेंगे? अपने दुकान पर लगाएंगे क्यूआर कोड, क्योंकि सैम भैया है स्मार्ट नए जमाने के, तो लगाएंगे क्यूआर कोड और कहेंगे भैया स्कैन करके यहाँ पे करो पेमेंट। चलो, तो ये हो जाएगा, क्यूआर कोड से आप करेंगे, स्कैन करके करेंगे पेमेंट और पैसा जाएगा सैम भाई के अकाउंट। नेक्स्ट है रेगुलर पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर वह व्यक्ति जो नौकरी देता है और एम्प्लॉय वह व्यक्ति जो नौकरी करता है। तो कह रहे हैं कि रेगुलर पेमेंट जो एक नौकरी देने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है नौकरी करने वाले को, तो उसको क्या कहते हैं? तो भाई जो लगातार आता रहता है ना, उसको हम सैलरी कहते हैं, जो हर महीने आता है। इसका अपना सेट है कि भाई हर महीने मैं आपके खाते में आऊंगी क्योंकि आप मेरे लिए करते हैं मेहनत, तो ये है सैलरी। ठीक है, अप्रेजल नहीं यहाँ पर, ये तो कभी अप्रेजल वगैरह मतलब बढ़ोतरी होती है, ऋण लोन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। आंसर डी सही हो जाएगा 26 का। 27 डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम द, ठीक है, क्या है? कटौतियों का भुगतान किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ग्रॉस सैलरी क्या होता है? ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी वो टोटल सैलरी होती है जिस पर हमारा, कई बार आपने लोगों से सुना होगा भैया आपकी सैलरी कितनी है, बताते हैं 50,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, किसी से आप पूछते हैं भैया आपकी सैलरी क्या है, बताते हैं 50,000 रुपए पर मंथ। फिर कहते हैं भाई लेकिन कट पिट के अकाउंट में आ जाती है 46, चलो 46,000 लिख देते हैं, हालांकि और कम आएगी। कट पिट के आती है अकाउंट में 46,000 रुपए,
तो 2 सैलरी होती है। इसको लोग कई बार आपने सुना होगा इन हैंड, कि हाथ में कितना मिलता है, तो हाथ में मिलता है 46,000, लेकिन सैलरी कितनी है 50,000। तो ये जो 50,000 सैलरी होती है टोटल, जिस पर हमारा अपॉइंटमेंट होता है, उसको ग्रॉस सैलरी कहते हैं। और इसमें से क्या क्या बहुत सी चीजें होती है ना, आपने सुना होगा क्या कटता है, लो पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, आपने सुना होगा ना, प्रोविडेंट फंड में जमा होता है आपका, और पीएफ ईएसआई वगैरह कटता है इसमें से। तो वही बात होती है कि सब कटौती के बाद जो बचता है वो इन हैंड होता है। तो ये पूछ रहा है कि जो कटौती है, काटा गया ना, पीएफ काटा गया, ईएसआई काटा गया, मान लेते हैं पीएफ काट लिया गया 2,500 रुपए, ईएसआई काट लिया गया 1,200-1,500 रुपए, तो ये सब चीजें क्या हुआ, कटौती हुई, आपके सैलरी से काटा गया और काटने के बाद आपको दिया गया 46। हालांकि ये सब चीजें आपको इसका बेनिफिट मिलता है, पीएफ वगैरह, फिर आपको रिटर्न मिलता है, सब कुछ सेट है इसमें। लेकिन टोटल ये पूछ रहा है कि डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम, यानी जो डिडक्शन है वो कहां से, कटौतियों का भुगतान किया जाना चाहिए, यानी जो कटौतियां हैं वो कहां से काटी जानी चाहिए, तो किसमें से, अगर आपके इन हैंड सैलरी में से काटा जाएगा तो आपकी सैलरी और कम हो जाएगी। तो आपका ये इन हैंड सैलरी को क्या कहते हैं, इसको मूल वेतन भी कहते हैं, मूल वेतन भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं लिखा रहता है, तो मूल वेतन होता है, बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी के बाद हाउस रेंट, एचआरए होता है, अलाउंसेज, अदर अलाउंसेज होते हैं, दुनिया भर चीजें होती है, जोड़ जोड़ के पहुंच जाता है 50,000, है ना। तो मूल वेतन जो है आपका बचा हुआ रहे, तो उसके लिए क्या है कि जो कटौती कहां से हो, कटौती ग्रॉस वाले में से किया जाए, क्योंकि ग्रॉस है 50,000, 50 में से पीएफ, ईएसआई और टीसीएस या टीडीएस वगैरह दुनिया भर जो भी चीजें कटनी है वो इसमें से कटेंगी, तो ये मेरा बचेगा मूल वेतन, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा जा रहा है कि कहां से कटना चाहिए, तो ग्रॉस सैलरी में से कटना चाहिए। जो कटौतियां हैं वो कहां से होनी चाहिए, कटौतियां होनी चाहिए हमारा ग्रॉस सैलरी से। फिलहाल बचेगा तो मूल वेतन नहीं होता है, मूल वेतन तो कम होता है, और भी चीजें सब बचती हैं, ठीक है। मूल वेतन अलग हो गया, ये आपका मूल वेतन नहीं कहलाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, ये इन हैंड सैलरी कहलाती है, ठीक है। इसमें और भी चीजें आपकी ऐड रहती है, बशर्ते ये है कि जो पैसा आपको मिल रहा है वो कहां से, जो कटौतियां हैं वो कटौतियां आपके ग्रॉस सैलरी से होनी चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि आपका सालाना पैकेज 10 लाख रुपए है, ठीक है, आपका 10 लाख रुपए सालाना पैकेज है, यानी साल का आपको 10 लाख रुपए दिया जाएगा, तो इस साल का जो 10 लाख रुपए उसमें से ये सब कटना चाहिए, पीएफ, ईएसआई और सब, नहीं कि कटने के बाद उसके बाद जो बचे उसमें से काट लिया, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर ए सही हो जाएगा, जो भी कटौती है ग्रॉस सैलरी में से। ग्रॉस सैलरी मैंने आपको बता दिया क्या होती है। द गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम द सिटीजन्स, सरकार लोगों से क्या लेती है, लोगों से सरकार लेती है टैक्स। लोगों से सरकार क्या लेती है, लोगों से लेती है टैक्स। कार्तिक है ज्वाइंड न्यू कंपनी, हिज सैलरी इज 3 लाख पर ईयर, इनको नई नौकरी मिली है और इनसे बोला गया है कि आपको 3 लाख रुपए प्रति वर्ष की सैलरी पर रखा जाता है। दिस इज हिज, ये कौन सी सैलरी है, इनको एक नौकरी मिली, बोला गया 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको जो है सैलरी मिलेगी, तो ये कौन सी सैलरी है, ये सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी है। ये कौन सी वाली है, ग्रॉस है, क्योंकि पूरा आपको नहीं मिलेगा, इसमें से क्या क्या घटेगा, इसमें से कटौतियां होंगी, ठीक है, इसमें से क्या होंगी, कटौतियां होंगी, जिसको क्या कहते हैं, डिडक्शन होगा, पैसे काटे जाएंगे पीएफ के, एसआई के और दुनिया टीसीएस से जो भी लागू होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि किसी का अगर सैलरी 45,000 रुपए है उसके ऑफर लेटर पर, तो पूरा 45 नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आपका ग्रॉस सैलरी। डी नेक्स्ट है, साइमंस कंपनी कैलकुलेटेड द इनकम टैक्स एंड पेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम। साइमन जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी ने साइमन के इनकम को क्या किया, साइमन के इनकम को कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पे जो टैक्स बन रहा था वो पे कर दिया, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर किया, तो किस चीज को करते हैं, तो उसको हम टीडीएस कहते हैं, टीसीएस नहीं टीडीएस कहते हैं। मैं टीसीएस वगैरह साथ पहले बोला हूं तो गलत बोल गया हूं, अगर पहले मैंने टीसीएस बोला था तो ध्यान रखिएगा वो टीडीएस होगा, ठीक है। जो कटता है क्या होता है, वो टीडीएस कहलाता है। ये जो एनपीएस है वो तो एक पेंशन स्कीम है, और हाउस रेंट वगैरह और ये तो ब्याज है, इसका कोई मतलब नहीं है, टीडीएस कटा, ठीक है।
नेक्स्ट है द अमाउंट पुट असाइड विदाउट बीइंग स्पेंड। आप कुछ पैसा कमाते हैं, उसमें से हमेशा कुछ पैसा साइड में रखते हैं, एक साइड में आप हमेशा हर महीने 2-2 हजार या 1-1 हजार रुपए बचाते हुए जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेविंग। क्या कहते हैं? उसको बचत कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बचत। कि मान लो मुझे हर महीने 50,000 रुपए मिल रहा है, तो उस 50,000 रुपए में मैं बाकी खर्च अपने खर्च चलाता रहता हूँ, लेकिन हर महीने में 5,000 रुपए अपना एक अकाउंट में रखते जा रहा हूँ, या उसको नहीं छूता हूँ, 45 ही निकालता हूँ, 5,000 में हमेशा छोड़ता जाता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं? वो एक सेविंग कर रहा हूँ, बचत कर रहा हूँ। यहाँ पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनी पुट असाइड फॉर अ बिग एक्सपेंस मेनी ईयर फ्रॉम नाउ। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं हर महीने 10,000 रुपए बचाऊं और लंबे समय के लिए 10-20 साल के लिए बचा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मेरा एक बड़ा टारगेट है ऐसा कुछ। ठीक है, लॉन्ग टर्म, मुझे 20 सालों बाद एक बड़ा खर्चा करना है, जिसके लिए आज से ही मैं कुछ पैसा बचाते हुए चल रहा हूं। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब से ही कई वर्षों तक किसी बड़े खर्चे के लिए अलग से रखा गया पैसा क्या कहलाता है? वो लॉन्ग टर्म सेविंग कहलाती है। क्या कहलाता है? वो लॉन्ग टर्म सेविंग कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which among these is not a good saving habit? कह रहे हैं अगर आप बचत करना चाहते हैं तो इसमें से एक अच्छी आदत नहीं है। क्या नहीं है? ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों पर नजर रखिए कि कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं कर दे रहे हैं, इसको बचाया कैसे जा सकता है। उसके अलावा लक्ष्य को साफ रखना, हर सेविंग मनी इन बैंक, बैंक में पैसा बचाना, ये सब तो अच्छी बात है। शॉपिंग ऑन वेबसाइट, कुछ लोगों को आदत होती है, हाथ में फ्लिपकार्ट अमेजन रहता है तो हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। तो जब हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ खर्च करोगे तो पैसा बचाओगे कि उड़ाओगे? सिंपल सी बात है, आप उड़ा रहे हो, बचा नहीं रहे हो। तो ये जो आदत है वो ठीक नहीं है। किसके लिए ठीक नहीं है? पैसे के बचत के लिए। अगर आपको आदत हो गई, कुछ लोग हैबिचुअल है, मतलब आदत सी हो जाती है ऑनलाइन शॉपिंग करने की, है ना, शुरू में, बाद में जब ज्यादा खर्चा होता है कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा कि अच्छी आदत नहीं है अगर आप पैसा बचाना चाहो। नेक्स्ट है राजेश वांट्स टू सेव 6,000 एवरी ईयर फॉर हिज ओल्ड एज। राजेश चाहते हैं कि मैं जब बुढ़ा हो जाऊं तो उसके लिए मैं आज से ही कुछ बचत करता हूं। हर चीज के लिए आपको बचाना पड़ेगा। घर के लिए अलग से एक बचत रखना पड़ेगा, गाड़ी का कोई शौक है तो अलग बचत करना पड़ेगा, शादी के लिए अलग बचत करना पड़ेगा, रिटायरमेंट के लिए। तो इसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे पास पैसा रहे। तो उन्होंने सेट किया कि मैं 6,000 पर, यानी इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो 5,000 पर मंथ। इन्होंने सेट किया कि मैं 5,000 पर मंथ पैसा, जब से मैं पैसा कमाना शुरू करूंगा तभी से मैं 500 रुपए एक अकाउंट में या किसी आरडी में या किसी एसआईपी में रखना शुरू कर दूंगा। वो मैं अपने बुढ़ापे के लिए रख रहा हूं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि राजेश अपने बुढ़ापे के लिए हर साल 6,000 बचाना चाहते हैं, तो वो हर महीने कितनी बचत करनी होगी? साल में 6,000 बचाना है तो हर महीने, देखिए मैं तो ऑलरेडी बता ही दिया था, 500 रुपए इनको बचाना पड़ेगा। आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने, 12×5 = 6,000। नेक्स्ट है अभी वांट टू टीच हिज 10-year-old डॉटर टू सेव मनी फ्रॉम द पॉकेट मनी सी रिसीव। कह रहे हैं अभी है, इनकी बेटी है, उनको क्या है, वो अभी से अपने बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि पैसा कैसे बचाया जाए, क्योंकि बेटी को कुछ ना कुछ 100, 200, 50 रुपए पॉकेट मनी मिलती रहती है, तो वो एक आदत डलवाना चाहते हैं सेविंग का। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची है तो ऐसे में उसको एक अपना गुल्लक में पैसा रखने की आदत डालनी चाहिए। तो उसके लिए वो इनकरेज करेंगे कि बेटा तुम अपना एक गुल्लक, यानी पिगी बैंक जिसको कहते हैं, गुल्लक होता है ना, पहले हम लोग मटके में रखते थे, 4-5 दिन पैसा रखते थे, 6वें दिन फोड़ देते थे। तो वही ये एक आदत होती है पैसे बचाने की, जो बचपन से आप बच्चों में लगा सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट है मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और अ पर्सन। आप किसी व्यक्ति से या फिर बैंक से पैसा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन कहते हैं। आप किसी व्यक्ति से या फिर किसी बैंक से पैसा ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो लोन कहलाएगा। लोन में आपको क्या होता है, जो पैसा लिए हैं वो तो देना ही होता है, साथ में ब्याज भी देना होता है। बस सुविधा ये होती है कि आपको धीरे धीरे करके देना होता है, नहीं छोटा छोटा। आपने लिया 1 लाख, लेकिन चाहोगे तो 5,000 रुपए करके हर महीने दे सकते हो, ये फायदा होता है बस।
हालांकि देना पड़ेगा ज्यादा आपको। द लोन कैन बी रिपेड, कह रहे हैं लोन को चुकता किया जा सकता है, यानी लोन को आपने किसी से लोन लिया, लोन को जमा किया जा सकता है। किस रूप में जमा किया जा सकता है? कर सकते हैं हम इसको छोटे छोटे अमाउंट में। वही चीज अभी जो मैं आपको बता रहा था कि 1 लाख लेके हर महीने 5,000 रुपए में जब वापस करता रहूं धीरे धीरे ब्याज के सहित, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि लोन को कैसे आप रिपे कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के रूप में आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइस वी पे फॉर बोरोइंग मनी, कह रहे हैं कि हम किसी से उधार जब पैसा लेते हैं तो उसके बदले हमें कुछ मूल्य देना पड़ता है, यानी उसके बदले 1 लाख हमने लिया किसी से, हमने 1 लाख रुपए लिया तो उसको हम 1 लाख तो देंगे ही, लेकिन 1 लाख लेने के बदले उसको कुछ एक्स्ट्रा मूल्य, कुछ अलग से और पैसा मुझे देना पड़ता है। उस पैसे को क्या कहा जाता है? उसको ही तो ब्याज कहा जाता है। उसको ही क्या कहा जाता है? उसको ही ब्याज कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, इंटरेस्ट। नेक्स्ट है रीता वॉन्ट्स टू कंप्लीट हर हायर एजुकेशन फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, विच लोन शुड सी अप्लाई फॉर। रीता को कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करनी है, ऐसे में उनको कौन सा लोन लेना होगा? देखिए, जब एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हैं तो ऐसे में एजुकेशन लोन ही आपको लेना होता है। कौन सा लोन लेना होता है? एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन सबको नहीं मिलता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको ही मिलता है। मतलब उनमें अगर आप एडमिशन लेने के लिए ले रहे हैं तब मिलता है, कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे छोटा मोटा अमाउंट लेंगे 1,000-2,000 तब नहीं मिलेगा। ठीक है, बड़ी फीस के लिए जैसे आपको 1 लाख 2 लाख 4 लाख इस तरह से चाहिए होता है तो जनरली एजुकेशन लोन तभी मिलता है। हालांकि ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही मिलता है। नेक्स्ट है प्रिया मदर्स had to undergo an expensive surgery, she was able to pay it through her। देखिए प्रिया है, ठीक है, प्रिया की मम्मी को कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑपरेशन कराना है, सर्जरी हो रही है, और वो सर्जरी जो है काफी महंगी है। तो ऐसे में उस सर्जरी का खर्च कैसे आ सकता है, कैसे वो चुकाएंगी? तो उसके लिए सही तरीका है कि वो क्या कर लें, वो ले लें एक मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा तो मेडिकल इंश्योरेंस 5-7 हजार रुपए सालाना होता है, आपको हर साल 5-7 हजार रुपए देने होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक पैसा अमाउंट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो जब भी आपको ऊपर कोई अचानक से ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो अगर कोई खर्च 5-7 लाख का भी हुआ तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, वो कंपनी पे करती है। एक तरह से इंश्योरेंस जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप तो भले ही उसको 2,000 का इंश्योरेंस 4,000 का कराओ, लेकिन एक्सीडेंट पे अगर 20-30 हजार का भी खर्च आता है तो कंपनी देती है। तो वो व्हीकल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है कि जैसे आप कोई इंश्योरेंस करा रखे हैं और हर महीने आप भले ही 5,000 रुपए हर साल जमा कर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखे हैं, तो आपकी डेथ होगी तो आपके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो उसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस वगैरह या टर्म इंश्योरेंस बोला जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये मेडिकल इंश्योरेंस है। ठीक है, उसके थ्रू ये आसानी से बड़े खर्च को भी कर पाएंगे। नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ लॉ इज कॉल्ड। देखिए, अगर आपको नियम कानून भारत के हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो और उसके बारे में आपको जानकारी हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग लीगल लिटरेसी कहेंगे। जैसे कंप्यूटर का ज्ञान है तो आईटी लिटरेसी है ना, इंग्लिश का ज्ञान है तो इंग्लिश लिटरेसी, फाइनेंस का पैसे का ज्ञान है तो फाइनेंशियल लिटरेसी। इसी तरह से अगर कानूनी साक्षरता है आपके अंदर तो उसको लीगल लिटरेसी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरटीआई मींस। आरटीआई या शब्द आपने मोस्टली सुना होगा, जब भी होता है कि आरटीआई से हमने ये जानकारी मंगाई, आरटीआई से हमने वो जानकारी मंगाई। तो आरटीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सिंपल पूछ रहा है तो राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसके तहत आप किसी भी विभाग से जानकारी मांग सकते हैं कि कोई भी मतलब अगर सरकारी जानकारी आपको चाहिए तो आप इसके थ्रू मांग सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन पोर्टल सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू मेक एनी गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्लेन इज। कह रहे हैं कि आपको लिए सरकार के द्वारा किसी भी शिकायत के लिए सरकार द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? अगर आपको किसी गवर्नमेंट की स्कीम या गवर्नमेंट को किसी चीज से प्रॉब्लम है तो भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं?
उसको हम पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जन सुनवाई पोर्टल या जन शिकायत पोर्टल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक आम आदमी अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकता है। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लेस नहीं होगा, प्लेस ग्रीवेंस नहीं होता, पब्लिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है आपका, पब्लिक ये पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल है। ठीक है, जैसे आपने एनसीबीटी का भी ग्रीवेंस पोर्टल देखा होगा, उस पर आईटीआई से रिलेटेड समस्याओं का क्या होता है, कंप्लेन कर सकते हैं आप। सुधा जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, सुधा को एक बेबी हुआ है। फॉर हाउ कैन सी टेक अ मैटरनिटी लीव इंटाइटल टू हर एज एन एम्प्लॉय। देखिए, सरकार द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए होते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट होते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए एक व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपने गवर्नमेंट जॉब में भी छुट्टियों का भी देखा होगा कि इतना आपको ईएल इमरजेंसी लीव, सीएल कैजुअल लीव, ये सब मिलता है ना, कि साल में लगभग 20-22 छुट्टियां होती है जिस पर आपका अधिकार होता है, आप ले सकते हैं और उसके बदले आपकी सैलरी नहीं कटती है। इसी प्रकार से अगर कोई महिला कर्मचारी है और अगर वो डिलीवरी होती है यानी वो माँ बनती है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसका हक है, कुछ निःशुल्क छुट्टी मिलेगी उसको, उन छुट्टियों के बदले उसकी कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी। तो कितने दिन तक वो ले सकती है, तो ले सकती है 26 वीक तक, अधिकतम 26 वीक तक वो ले सकती है, जिसके बदले उसकी कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी और उसको छुट्टी भी मिलेगी। अगर उसके अलावा अगर लेती हैं तो उस केसेस में तो विभाग पर और सैलरी और दुनिया भर के नियम पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक महिला का अधिकार है कि वो इसके वो ले सकती है छुट्टी। ठीक है, 26 सप्ताह का। नेक्स्ट एंड द लास्ट है इस पार्ट का, पॉल जस्ट गॉट हायर्ड एंड रिसीव हिज एम्प्लॉयमेंट लेटर। पॉल को एक ऑफर लेटर यानी कंपनी के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है कि भाई आपको नौकरी लग गई है हमारे यहाँ। ही इज सपोज टू रीड इट केयरफुल्ली एंड साइंड एज इट इज ऑल। कह रहे हैं कि पॉल की अभी एक नौकरी मिली है, ठीक है, नौकरी मिलेगा तो ऑफर लेटर भी आएगा, और ऑफर लेटर आएगा तो उनको एक्सेप्टेंस देना होगा, नीचे उस पर साइन भी करना होगा। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार का वो डॉक्यूमेंट है और उसको पढ़कर साइन करना चाहिए। तो यही यहाँ पर बात होगी कि ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, ना ही मार्क कार्ड या पोस्टर होता है, यह एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कंपनी को, और हमें आपको जब भी ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं या साइन करते हैं तो उनको पढ़ना होता है सही से और उसके बाद ही नीचे साइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ जो ये क्लास है वो कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कौन सा, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब, जो कि इस मॉड्यूल का क्या है, टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो फर्स्ट ईयर है उसके लास्ट चैप्टर वही है, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब। तो उसको हम लोग इस क्लास के बाद करने वाले हैं। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हमेशा की तरह कमेंट्स का तो इंतजार रहेगा, और कमेंट्स में रीड करता हूँ, और वो जो आपको पता है ना हार्ट वाली बटन, वो तो मोस्टली मैं कमेंट्स पर प्रेस करता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे प्रीवियस वीडियोज को आपने काफी प्यार दिखाया है, उसी उम्मीद के साथ मैं इंतजार करूंगा कि इस वीडियो पर भी आप लोग उतना ही प्यार दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।